इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो किसी भी फिल्म से कई ज्यादा नाटकीय, कहीं ज्यादा दिलचस्प होती हैं। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरेंगे जिसका बदलाव, ओह, वो इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जाता है। सवाल यह है कि क्या सच में कोई इंसान एक बेरहम विजेता से शांति का दूत बन सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक क्रूर, निर्दयी विजेता, जो हिंसा का दूसरा नाम था, वो अचानक शांति और करुणा का सबसे बड़ा पैरोकार बन जाए। देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, ये तो एक इंसान की आत्मा का पूरा कायापलट था। आइए सम्राट अशोक के जीवन की इस अविश्वसनीय पहेली को एक-एक कर सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य से। एक ऐसा साम्राज्य है जिसे आग और तलवार की नोक पर बनाया गया था, बहुत मजबूत। और इस विशाल विरासत को संभालने के लिए तैयार खड़ा था एक राजकुमार, जिसकी महत्वाकांक्षा उस साम्राज्य की सीमाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। और उस राजकुमार का नाम था अशोक। उस समय मौर्य साम्राज्य की ताकत क्या थी, ये समझना बहुत जरूरी है। पहली सदी के एक यूनानी इतिहासकार प्लिनी लिखते हैं कि मौर्य सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक थी। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अशोक के हाथ में एक ऐसी ताकत थी जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अशोक का सिंहासन तक का रास्ता वो फूलों से नहीं, बल्कि अपने ही भाइयों के खून से बिछा था। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए एक भयानक जंग छिड़ गई, और अशोक ने सिंहासन पाने के लिए किसी भी हद तक जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तो यहां हम अशोक के जीवन के दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्से देखते हैं। एक तरफ था चंडाशोक, यानी क्रूर अशोक, जो लड़ाई और हिंसा के दम पर अपना साम्राज्य फैला रहा था। और फिर दूसरी तरफ था धम्माशोक, यानी धार्मिक अशोक, जिसने सहिष्णुता और अहिंसा के उसूलों को बढ़ावा दिया। ये एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, बिल्कुल अलग। अशोक की जिंदगी का जो सबसे बड़ा मोड़ था, वो आया कलिंग की विजय के साथ। कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाना सिर्फ जमीन हड़पना नहीं था, नहीं। असल मकसद था उन जरूरी बंदरगाहों पर कब्जा करना जो मौर्य साम्राज्य के व्यापार और अर्थव्यवस्था की जान थे। लेकिन इस जीत की कीमत वो होश उड़ा देने वाली थी। कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक बन गया। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 लाख जिंदगियां थीं, 1 लाख परिवार, 1 लाख सपने जो अशोक की महत्वाकांक्षा की आग में जलकर राख हो गए। और जब अशोक युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ और उसने अपनी आंखों से उस तबाही का मंजर देखा, तो वो अंदर तक हिल गया। जीत की खुशी, अपराध बोध और गहरे पछतावे के बोझ तले कहीं दब गई। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो जीता था वो असल में एक भयानक हार थी। और बस यहीं से उस महान बदलाव की शुरुआत हुई, जो इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। एक सम्राट ने अपनी महत्वाकांक्षा के भयानक नतीजों का सामना किया और एक ऐसा रास्ता चुना जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने भेरी घोष की नीति, यानी युद्ध के नगाड़ों और तलवार के दम पर जीत की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसकी जगह अपनाई धम्म घोष की नीति। ये दिलों को जीतने की नीति थी, आपसी सम्मान और नैतिक उसूलों के जरिए। अब अशोक ने धम्म का रास्ता अपना लिया था। अब ये धम्म क्या था? ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक नैतिक आचार संहिता थी। इसका आधार था एक दूसरे का सम्मान, सहिष्णुता और किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। अपने संदेश को अपने साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अशोक ने 181 से भी ज्यादा चट्टानों और खंभों पर अपने फरमान खुदवाए। और यहां देखिए, उसकी ये कोशिश कितनी जबरदस्त थी। उसका संदेश प्राकृत, ग्रीक और अरामी जैसी कई भाषाओं में और ब्राह्मी और खरोष्टी जैसी कई लिपियों में लिखा गया था। वो चाहता था कि हर एक इंसान उसकी बात को समझे। अशोक सिर्फ उपदेश देकर नहीं रुका, नहीं, वो एक कर्मयोगी था। उसने बौद्ध धर्म के शांति के संदेश को फैलाने के लिए एक मिशन शुरू किया। उसने 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई, अपने दूतों को पूरे एशिया में भेजा, और उसी की वजह से श्रीलंका, पूर्वी और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की जड़ें बहुत मजबूत हुईं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, एक ऐसे इंसान का बनाया साम्राज्य जिसने युद्ध करना ही छोड़ दिया, उसका आखिर हुआ क्या? क्या शांति की नींव पर टिका साम्राज्य सच में चल सकता है? चलिए अब देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की कहानी का अंत कैसे हुआ।
अफसोस की बात है कि अशोक की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आए वो बहुत कमजोर थे। वो उस विशाल साम्राज्य को एक साथ नहीं रख सके। ऐसा लगता है कि अशोक का व्यक्तित्व और उसकी सोच ही वो गोंद थी जो साम्राज्य को जोड़े हुए थी। धीरे धीरे साम्राज्य बिखरने लगा और 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य शासक की उसी के मंत्री ने हत्या कर दी। मौर्य साम्राज्य के गिरने से जो खालीपन आया उसे भरने के लिए कई विदेशी ताकतें भारत आईं। इंडो ग्रीक ने भारत में पहले सोने के सिक्के चलाए, शक शासकों ने पहला शुद्ध संस्कृत शिलालेख लिखवाया और कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। हर आक्रमण ने भारतीय संस्कृति पर अपनी एक अलग और गहरी छाप छोड़ी। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े और शायद कुछ हद तक परेशान करने वाले सवाल पे लाके छोड़ देता है। अशोक ने युद्ध छोड़कर शांति का रास्ता चुना, लेकिन उसके बाद उसका साम्राज्य बिखर गया। तो क्या शांति पर बना साम्राज्य टिक नहीं सकता? क्या ताकत बनाए रखने के लिए हिंसा हमेशा जरूरी होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजू है। Thank you for watching.